गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का नेक्स्ट थर्ड पार्ट ले रहे हैं। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे मेनली एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में। उससे पहले इसमें हम जितने भी बॉडीज़ की बात करेंगे दैट आर अबाउट द रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी हमारे पास क्या थी कि जिसकी हमारे पास शेप है जो वो चेंज नहीं होती, या फिर हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो पोजीशन है वो क्या रह रही है, इसमें फिक्स रह रही है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी ठोस बॉडी है उसको हम क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी। नेक्स्ट हमने इसमें डिस्कस किया था दैट इज ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है हमारे पास कि अगर हमारे पास जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब की अगर वेलोसिटी आपके पास सेम रह रही है तो हम बोलते हैं कि पार्टिकल्स आर इन ट्रांसलेशनल मोशन। या फिर इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, मान लो मेरे पास एक रिजिड बॉडी है कोई, ठीक है। सिमिलरली मेरे पास एक और रिजिड बॉडी है। यहाँ पे मैंने दो मॉलिक्यूल्स, दो पार्टिकल्स की बात की है इसके, लेट ए एंड बी। क्लियर है। अगर मैं इस लाइन को ज्वाइन कर रही हूँ, जो भी लाइन मुझे ज्वाइन कर रही है किसी भी दो इंटरनल पॉइंट्स को, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी मेरे पास है एक, इस बॉडी में मैं दो पॉइंट्स ले रही हूँ ए एंड बी। ये स्ट्रेट लाइन है मेरे पास, दिस इज पॉइंट ए, हियर इज पॉइंट बी। जो लाइन इसको भी ज्वाइन कर रही है, मतलब कि ये जो दोनों लाइंस ज्वाइन होके हमारे पास जो पाथ बन रहा है वो क्या पैरेलल है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सारे पार्टिकल्स हैं आपके पास, दीज ऑल आर द पार्टिकल्स, दीज ऑल आर द पार्टिकल। ये जो पार्टिकल्स हैं हमारे ये पैरेलल ट्रेवल कर रही हैं। क्लियर है। मतलब कि कोई भी लाइन जो कि ज्वाइन कर रही है किसी भी दो इंटरनल पॉइंट्स को, ठीक है, अगर वो पैरेलल है, लाइन एनी लाइन या फिर द लाइन ड्रॉन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, बिटवीन एनी टू इंटरनल पॉइंट्स रिमेन पैरेलल ड्यूरिंग द मोशन। जो भी लाइन ज्वाइन हो रही है दो इंटरनल पॉइंट्स को, अगर वो पैरेलल रह रही है ड्यूरिंग द मोशन, अपने पूरे मोशन में, अगर मैं यहाँ पे एक रिजिड बॉडी और बना दूँ वहाँ पे वो पैरेलल रह रही है तो हम उस मोशन को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन मोशन। और जितने भी इसके पार्टिकल्स होंगे वो भी सभी पैरेलल ट्रेवल करेंगे। क्लियर है। जो आपके पास जहाँ पे पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स का जो पाथ है, पार्टिकल्स का पाथ क्या है, पैरेलल है। फर्स्ट ऑफ ऑल पैरेलल हो एंड दूसरा वो अगर स्ट्रेट लाइन में है, जो उसका मोशन है, इफ इट इज इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, उस मोशन को हम बोल देते हैं रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन। अगर वो सीधी एक लाइन में जा रहा है आपका मोशन तो हम उस मोशन को बोलेंगे रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन। क्लियर है। रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन। एक तो हमारा ट्रांसलेशनल मोशन की बात हुई। दूसरा हमारा इसी में एक मोशन आता है दैट इज, सेकंड मोशन इज अवर रोटेशनल मोशन। अब रोटेशनल मोशन में क्या होगा, सेकंड क्या है हमारे पास, दैट इज अवर रोटेशनल मोशन। अब देखिए रोटेशनल मोशन में क्या हो रहा है, रोटेशनल मोशन। अब इस मोशन में हम क्या करते हैं, अगेन यहाँ पे रिजिड बॉडी की बात है। लेट मेरे पास एक रिजिड बॉडी है, इसका मैंने कोई एक पॉइंट क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। दिस पॉइंट इज ए और इस पॉइंट को मैंने फिक्स कर दिया। अगेन मैंने यहाँ पे एक पार्टिकल लिया बी, यहाँ पे एक पार्टिकल ले लिया सी। अब ये जितने भी पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, अब रोटेट करेंगे, ठीक है। सर्कुलर पाथ में वो क्या करेंगे, रोटेशन करेंगे। जो हमारा ये क्या है, फिक्स पॉइंट है, इसके अलोंग ये हमारी अब क्या बन जाएगी, एक तरह की एक्सिस बन जाएगी। अब ये पार्टिकल रोटेट होते होते यहाँ पे कहीं आ जाएगा,
सिमिलरली ए पार्टिकल भी मेरा यहाँ कहीं आ जाएगा, बट ए पार्टिकल मेरा क्या रहेगा, इट रिमेन्स फिक्स। तो मेरी जो ये वाली पोजीशन होगी ए टू सी, अगर मैं लाइन ड्रा करूँगी, सिमिलरली अगर मैं ए टू सी एक लाइन ड्रा करूँगी तो क्या होगा मेरे पास इन दोनों के बीच में जो ये डिस्टेंस है, अब जो भी मैंने लाइन ड्रा की थी लास्ट टाइम क्या थी, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था ड्यूरिंग द मोशन वो क्या रह रहा था, सेम रह रहा था। बट इस केस में जो डिस्टेंस है वो सेम नहीं रह रहा, वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जब पार्टिकल हमारा क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है अबाउट एनी फिक्स पॉइंट, तो इस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन। क्लियर है। इस केस में हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करेंगे, कंपल्सरी नहीं है, स्ट्रेट लाइन में कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है, अब हमने लास्ट टाइम सेंटर ऑफ मास निकालना भी सीखा था, हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ मास। अब उसमें हमने क्या किया था कि अगर आपके पास दो मास हैं, लेट हियर इज मास m1, हियर इज मास m2, और अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो यहाँ पे जो अगर आपने सेंटर ऑफ मास इस पे निकालना है तो हम क्या करते थे, इसका मास लेते थे m1 r अपॉन में दोनों मासेस का सम, दैट इज m1 प्लस m2। सिमिलरली अगर मुझे सेंटर ऑफ मास इस पे निकालना है तो मैं क्या लेती थी, m2 r अपॉन में m1 प्लस m2। या फिर हमने एक डायग्राम ये वाला भी किया था कि अगर आपके पास जहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, here is mass m1, here is mass m2, तो सेंटर ऑफ मास निकाला था। अगर ये x डिस्टेंस था आपका, सॉरी दिस डिस्टेंस इज x1, अगर ये आपने लिया था x2, तो हमने क्या लिया था यहाँ पे m1 x1 प्लस m2 x2, यहाँ पे फार्मूला बना सेंटर ऑफ मास का अपॉन में m1 प्लस m2, सेम आ गया कि दिस प्लस दिस अपॉन में दिस। फिर हमने केस डिस्कस किया था कि अगर m1 m2 इक्वल है m के, तब हमारे पास मास क्या बनता था, x1 प्लस x2 अपॉन में m कॉमन आ जाएगा, अपॉन में क्या बनता था 2m, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो आपका फार्मूला ये बन गया था। क्लियर है। उसी के बेस पे अगर हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस करें, उस न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग क्या है, लेट आपके पास दो मास हैं, वन मास इज ऑफ 3 kg, let one mass is of 3 kg and another mass is of let 4 kg and this distance is 4 centimeter between these two masses। आपको सेंटर ऑफ मास बताना है फ्रॉम 4 kg। अब देखिए सिंस ये वाला मास हमारा ज़्यादा है, दिस मास इज बिगर, तो आपका सेंटर ऑफ मास इसके अलोंग कहीं लाई करेगा, यहाँ पे कहीं। क्लियर है। तो इसके लिए अगर आपको निकालना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे मास कितना होगा, सेंटर ऑफ मास 3 इंटू में जो डिस्टेंस है अपॉन में दोनों मासेस का सम, दैट इज 3 प्लस 4, इट कम्स आउट टू बी 12 अपॉन 7। क्लियर है। दिस इज द मास ओवर हियर, दिस इज द सेंटर ऑफ मास फॉर दिस। सिमिलरली अगर आप इस 3 kg के लिए निकालेंगे तो आपके पास सेंटर ऑफ मास क्या होगा फॉर दिस 3 kg, 4 इंटू 4 अपॉन में 3 प्लस 4, दैट इज 16 अपॉन 7। अब देखिए इन दोनों का सब करके चेक कर लो, 16 6 8 28 अपॉन 7, दैट इज 4, और इन दोनों के बीच में 4 सेंटीमीटर है, तो मीन्स इसका जो मास होगा वो लाई करेगा 12 अपॉन 7 डिस्टेंस पे, और इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो लाई करेगा 16 अपॉन 7 पे। ओके, इसके नियर अबाउट होगा, इससे दूर होगा। दिस इज जो न्यूमेरिकल। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, नेक्स्ट हमने एक रिलेशन फाइंड आउट किया था बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, वो क्या आया था आपके पास रिलेशन, दैट इज v इज इक्वल टू आर ओमेगा, वेयर ओमेगा क्या था हमारे पास, एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। अब इसी के बेस पे अगर हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 4t स्क्वायर, फाइंड थीटा आपको गिवन है, फाइंड ओमेगा एट t इज इक्वल टू 3 seconds and
फाइंड, सेकंड इसी में क्या है, एंड फाइंड वेलोसिटी इफ रेडियस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। क्लियर है क्वेश्चन? थीटा गिवन है आपको, आपको ओमेगा फाइंड आउट करना है और वेलोसिटी कैलकुलेशन करनी है। अब देखिए फॉर्मूला यूज कीजिए, सोल्यूशन क्या आ जाएगा इसमें, ओमेगा इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, दैट इज डी थीटा अपॉन डी टी। दिस इम्प्लाइज ओमेगा इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी, थीटा कितना गिवन है आपको, 4t स्क्वायर, विच इज इक्वल टू क्या बन जाएगा यहाँ पे, पावर रूल लगेगा, 4 2 जा 8, 8t, इसका डेरिवेटिव भी रिस्पेक्ट टू t। तो t कितना गिवन है यहाँ पे 3 सेकेंड्स, तो ओमेगा कितना हो जाएगा, दैट इज 8 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 24 रेडियन पर सेकेंड। थीटा हम रेडियंस में कैलकुलेट करते हैं, टाइम आप सेकेंड्स में कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? ओमेगा आ गया। आगे हमें v फाइंड आउट करना था, वेलोसिटी। v इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज r ओमेगा। r कितना गिवन है आपको 4 इंटू ओमेगा कितना है, दैट इज 24। सो इट कम्स आउट टू बी 4 4 16, 1 4 2 z 1 9, 96। इसके यूनिट्स क्या आएंगे वेलोसिटी के, दैट इज मीटर पर सेकेंड। लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी हमारा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? और इसमें न्यूमेरिकल कैसे बन सकते हैं आपके पास, इसमें तो हमें थीटा गिवन था, अब अगर हमें ओमेगा की वैल्यू गिवन हो और आपको थीटा फाइंड आउट करने के लिए बोला हो, नेक्स्ट आपके न्यूमेरिकल इसमें कैसे बनते हैं, इफ ओमेगा इज इक्वल टू 4t square plus 5, find theta at t is equal to 3 seconds and when theta is equal to 0 and theta is equal to 0 at t is equal to 0, find number of revolutions, number of revolutions। अब देखिए इस केस में क्या है, अब आपके पास आपको ओमेगा गिवन है, ओमेगा के साथ साथ आपको थीटा की वैल्यूज गिवन है। 3 सेकेंड्स के बाद ये विजिबल नहीं था, एंड यहाँ पे लिख लेते हैं एट टाइम, अगेन आपको कितना गिवन है, दैट इज ऑन 3 सेकेंड्स पे आपको इसको कैलकुलेट करना है। तो सोल्यूशन में क्या बनेगा हमारे पास, ओमेगा क्या था आपके पास, ओमेगा इज इक्वल टू था हमारे पास डी थीटा अपॉन डी टी, यही था ना। हमें थीटा देखना है तो हम डी टी को इधर ले आएंगे, ओमेगा डी टी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, डी थीटा। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दो, इसकी इंटीग्रेशन कर लो। टी की इंटीग्रेशन अब कहाँ से कहाँ तक होगी, टी की इंटीग्रेशन 0 to 3, थीटा की इंटीग्रेशन 0 to 3 पे हमें कैलकुलेट करना है, थीटा 0 to थीटा 3 तक। क्लियर है? अब देखिए ओमेगा की वैल्यू कितनी है, दैट इज 4t स्क्वायर प्लस 5 इंटू डी टी, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 to 3, विच इज इक्वल टू डी थीटा इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे आएगा थीटा, थीटा 0 to थीटा 3, हमें थीटा तो कैलकुलेट ही करना है। इसकी इंटीग्रेशन करोगे जब आप, यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, दैट इज 3, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन 4t क्यूब अपॉन क्यूब प्लस में 5dt का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी, 5t। लिमिट्स क्या है, 0 to 3। यहाँ पे थीटा 0 पे वैल्यू कितनी है,
0, θ3 के लिए कैलकुलेशन हो जाएगी आपकी θ3 3 सेकेंड्स के लिए टाइम इज इक्वल टू, ठीक है। तो थीटा ये आपको निकालना है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में लिमिट्स पुट करोगे। दिस इम्प्लाइज 4 टी का क्यूब, टी कितना है 3, 3 3 सा 9 3 सा 27/3 प्लस 5 इंटू टी की जगह पे 3 माइनस, यहाँ पे 0 पुट करोगे, 4 इंटू 0 तो 0 प्लस में 5 इंटू 0 अगेन 0 बन जाएगी होल टर्म, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा एट 3 सेकेंड्स। 3 9 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36 प्लस में 15, दिस इज इक्वल टू θ3 विच इज इक्वल टू 6 5 11 5। थीटा आपके पास 3 सेकेंड्स पे कितना आ गया, दैट इज 51। थीटा के यूनिट क्या होते हैं, इतने रेडियंस। क्लियर है। अब देखिए, फाइंड नंबर ऑफ रेवोल्यूशन एट टाइम इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। आपको क्या कैलकुलेशन करनी है, अब नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने हैं। अब नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने का क्या मेथड है हमारे पास। अब एक रेवोल्यूशन कब होता है, जब वो कितना एंगल कवर कर रहा है, दैट इज 360। और रेडियंस में अगर हम बात करें, दैट इज 2 पाई। 2 पाई रेडियन के लिए 1 रेवोल्यूशन है। 1 रेडियन में कितना होगा, 1/2 पाई। हमारे पास 51 रेडियन आया था ना आंसर। अब 51 रेडियन के लिए कितना हो जाएगा, 1/2 पाई इंटू 51। क्लियर है, 51/2 पाई, ठीक है। रेवोल्यूशंस, इतनी रेवोल्यूशन को कवर अप करेगा। ओके, दिस इज द मेथड हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। अब नेक्स्ट देखिए क्या आता है आपके पास। अगर हम बात करें अब एंगुलर एक्सेलरेशन की, अब देखिए, जब हमारे पास कोई भी बॉडी रोटेट करती है सर्कुलर मोशन में, मान लो मेरे पास कोई बॉडी रोटेट कर रही है सर्कल में, क्लियर है, तब क्या होता है, मान लो ये वाला पॉइंट इसका फिक्स है, दिस पॉइंट इज लेट एक्स, ओके, और एंड दिस इज इट्स रेडियस। तो जो इसकी वेलोसिटी है, यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये वाली होगी, यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो जाएगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन अगेन चेंज। यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो देखिए वेलोसिटी की डायरेक्शन वो तो चेंज होगी जब कोई भी बॉडी हमारी रोटेट करती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज होगी। विजिबल है आपको, नो, वेलोसिटी की डायरेक्शन तो जब कोई भी बॉडी रोटेट करती है वो चेंज होगी, और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये दो कंडीशंस हैं। अगर आपके पास वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज होने से उसमें जो एक्सेलरेशन आएगी वो क्या आएगी, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, जिसका फार्मूला होता है आपका v²/r। और अगर उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, उसका मैग्नीट्यूड चेंज होने के दो तरीके हैं, वेलोसिटी मान लो इस तरफ है और एक्सेलरेशन भी अगर आपकी इसी तरफ है आपकी, तो तो ये क्या हो जाएगा, पार्टिकल तेजी से मूव करेगा, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। अगर एक्सेलरेशन आपकी एंटी पैरेलल है तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। या तो वेलोसिटी आपकी पैरेलल होगी एक्सेलरेशन के, या वेलोसिटी हमारी क्या होगी, एंटी पैरेलल होगी, किसके, एक्सेलरेशन की। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास यहाँ पे आती है वो आती है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और उसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास, d/dt, कि हमारे पास जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड कितना चेंज होता है, ठीक है। इसके कारण जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आती है वो हमारी हमेशा कैसे आती है, इट इज अलोंग टुवर्ड्स द सेंटर। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आपकी क्या होगी, इट इज टुवर्ड्स द सेंटर, ये हमेशा सेंटर के अलोंग आती है आपकी, और ये टेंजेंशियल आती है 90 डिग्री पे। अगर हम इसका एक डायग्राम बनाएं तो कैसा बनेगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का, कि अगर हमारे पास ये बॉडी रोटेट हो रही है तो हमारे पास जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होगी जो कि टुवर्ड्स द सेंटर आएगी,
दैट इज दिस, और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी एटी वो ऐसे होगी। तो इन दोनों के बीच में जो आपका रिजल्टेंट आएगा उसको आप लिखोगे ए नेट, और जो आपके पास ए नेट आएगा वो किसके इक्वल आएगा, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर एंड इट्स रूट। क्लियर है, दिस इज योर नेट एक्सेलरेशन। अब इसके बाद हमारे पास जो एक और तरह की एक्सेलरेशन है दैट इज अवर एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट इज अवर एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एंगुलर एक्सेलरेशन को आप किससे नोट करते हो, दैट इज बाय अल्फा। अल्फा किसके इक्वल होते हैं, दैट इज जी ओमेगा अपॉन डी टी। मतलब एंगुलर वेलोसिटी में कितना चेंज आया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज नोन एज अवर एंगुलर एक्सेलरेशन। और इसके जो यूनिट होते हैं वो क्या होते हैं, दैट इज रेडियन पर सेकेंड। इसके रेडियन, इसके पर सेकेंड, सॉरी ओमेगा के क्या होते हैं आपके, रेडियन पर सेकेंड, इसके भी सेकेंड तो इसके आएंगे रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट्स क्या बनेंगे आपके यहाँ पे, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास क्या होता है, v इज इक्वल टू क्या था हमारे पास रिलेशन, आर ओमेगा वेलोसिटी का, लीनियर वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी से। सिमिलरली अब इस केस में अगर मैं ये मान के चल रही हूँ कि मेरे पास जो वेलोसिटी है उसका जो मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट है, ठीक है, तो रेडियस तो कांस्टेंट रहेगा जब कोई भी बॉडी रोटेट कर रही है सर्कल में। अगर आपके पास रेडियस भी कांस्टेंट है तो हमारे पास ऑब्वियसली क्या हो जाएगा कि हमारे पास जो ओमेगा होगा दैट इज आल्सो कांस्टेंट। अगर मेरे पास अब ओमेगा कांस्टेंट हो गया, अगर इस रिलेशन में हम चेक करें, अब अगर मेरा ये ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्फा कितना हो जाएगा इस केस में, जीरो। मीन्स मेरे पास जो एंगुलर एक्सेलरेशन है दैट बिकम्स जीरो। क्लियर है ऑल अबाउट द एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको हम यहाँ से समझ सकते हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा, कि अगर हम कोई वेलोसिटी ऐसी मान के चल रहे हैं कि उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो रेडियस तो आपके पास कांस्टेंट ही होगा, तो ओमेगा भी क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। ओमेगा अगर कांस्टेंट है तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा उस केस में, जीरो हो जाएगा। ओके, थैंक यू।